हेलो डियर छात्रों, आइए इस वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र भारतीय भवन से चैप्टर नंबर 1 पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उनके लिए यह रसायन शास्त्र पढ़ना है। वो इस वीडियो से पढ़ के अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बहुत ही डिटेल में बताऊंगा और सारा नोट्स भी करवाऊंगा कि कौन कौन सा पॉइंट्स आपका नोट्स करना है और कौन कौन सा पॉइंट्स जो होते हैं ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि वो आपको डायरेक्ट बोर्ड में लड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग आधा घंटा का ये वीडियो रहेगा। आधा घंटा में आप लोग को हम लोग 1 से 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग कॉपी किताब निकाल के रखिएगा और जो मैं पॉइंट को नोट करने कहूँगा वो आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, तो जाके अच्छी तरह से समझ में चैप्टर आएगा। लास्ट में हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न को भी, और मतलब कि प्रश्न जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सारे प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। और जब तुम लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तुम लोग फ्री हो उस समय आधा घंटा टाइम निकाल के अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है, जब तक ला अच्छी तरह से टाइम निकाल के नहीं पढ़ोगे तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। रसायन शास्त्र जो कि 1 है। ठीक है, ये भारतीय भवन पब्लिकेशन का है। पहला अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमको यहाँ पे आप लोग बहुत ही भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन 2 पढ़े होंगे। आप लोग पढ़े हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक, है ना? ये आप पढ़े थे, पहले पढ़े कि भौतिक में क्या होता था। भौतिक में कोई भी एक वस्तु एक दूसरे रूप में चेंज होती थी और फिर उसी में आ जाता है। ठीक है, रासायनिक में क्या होता था कि जब एक चीज चेंज हो जाएगा तो फिर वो लौट के अपने रूप में नहीं आएगा। समझ रहे? जैसे आपको कोई, जैसे दूध से दही बना, तो दही से दूध तो नहीं बनेगा, है ना? दूध से दही बनेगा तो दही से दूध तो नहीं बनेगा। तो उस तरह के हम लोग परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हैं, कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ में दिया हुआ है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। वही परिवर्तन क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन कहोगे। ठीक है, जैसे मैंने फिर से उदाहरण के लिए दूध से दही बनना। ठीक है, दूध का फटना, आद्रवायु में लोहे को खुला छोड़ देने पर उस पर जंग लगना, चावल का भात बनना, ये सब सारे जितने भी एक्टिविटी देखते हैं, ऐसे सब परिवर्तन देखते हैं जो कि मूल पदार्थ, है ना, जिनमें क्या बोलोगे, मूल पदार्थ अपने गुण जो होता है अपना गुण को खो देता है ना, उसी को न परिवर्तन कहेंगे। जैसे मान लेते कि लोहा है, लोहा में जंग लग गया तो उसका अपना गुण जो था, पहले जो प्रॉपर्टी था, गुण था, वो गुण खत्म हो गया। ठीक है, उसी तरह मान लेते कि दूध से दही बना तो पहले दूध का गुण था और उसे जब परिवर्तन हो गया तो दही का गुण हो गया। तो समझ रहे हो ना? इस तरह के जब अपना पहचान, मतलब अपनी गुण पहचान जब खो दे तो उसी को क्या कहते हैं? परिवर्तन। क्या बोलोगे? उसी को क्या बोलोगे? परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए, तो यही लिखा हुआ है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान खो देते हैं। ठीक है, मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पूर्व की कक्षा में हम लोग परिवर्तन के बारे में मैं बताऊं कि पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण को व्यक्त करने के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता था, ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को जलाते थे तब बर्न करते थे, तो उस बर्न कोड को अब हम लोग क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में संकेत के रूप में लिखेंगे कैसे कैसे अभिक्रिया हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ये भी पूछ देता है कि क्वेश्चन पूछता है कि भौतिक प्रक्रिया, चाहे या तो भौतिक
प्रतिक्रिया या तो कह सकता है कि आपको रासायनिक प्रतिक्रिया या तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, तो ये आप लिख सकते हैं और कुछ उदाहरण भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक में हमको समझना क्या है, इसमें यही कह रहा है कि अब जो रासायनिक परिवर्तन होती थी उसको हम लोग संकेतों सूत्रों के द्वारा हम लोग उसको बनाएंगे, और डेली दैनिक जीवन में जो भी बहुत तरह के जो परिवर्तन होते हैं, रासायनिक में भी बहुत तरह के परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक तो यहाँ से याद रखना तुम्हें। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि दूध से दही बना, तो बताओ दूध से दही बना तो कौन सा अभिक्रिया हुआ, चाहे कौन सा परिवर्तन है दूध से दही बनना। ऐसे भी दे सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, तो आपको लगाना है कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा बाबू, रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आ रही है ना? चलो ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है भौतिक परिवर्तन से और रासायनिक परिवर्तन से। ठीक है, अच्छा जैसे इसमें एक और क्वेश्चन रहेगा कि आप मान लेते हैं कोई जल है, जल बर्फ में बदल गया, तो जल को बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन हो, बताओ तुम लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, जल से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है। ठीक है, बहुत ही डीपली पढ़ाऊंगा इसमें, आप लोग एक बार जब पढ़ लोगे ना तो सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छी तरह से इस अध्याय को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, चलो दूसरा तुम्हें मैंने बोला कि कॉपी कलम निकाल के रखना है। दूसरा नंबर हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके अणु का निर्माण करता है, तो जानते ही हैं जब दो या दो से परमाणु मतलब क्या होता है बताओ, एटम। बहुत दो या दो से ज़्यादा एटम मिलेगा तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल बनता है, मतलब अणु मिलता है कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब छोटे छोटे परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, परमाणु जोड़ के, है ना, परमाणु जुट के क्या बनाता है बाबू, परमाणु जुट के बहुत सारा, है ना, अणु बनाता है। क्या बनाता है, अणु। बात समझ में आ रही है, अणु बनाता है, ये बात को ध्यान देना तुम लोग। चलो उसके बाद कहता है कि तुम्हारा जब कोई पदार्थ, तत्व या यौगिक, पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, तत्व या यौगिक भी हो सकता है, जो कि पहले ही आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। तो कहता है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तब उन पदार्थों के अणुओं के परमाणु टूट जाते हैं, है ना, और इन्हीं परमाणुओं के पूर्ण गठन से विभिन्न पदार्थ के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो पदार्थ भाग लेगा उसका अणु टूट के फिर से, है ना, फिर से पूर्ण गठन होके फिर से रिकम्बिनेशन करके क्या करेगा, नए पदार्थ का निर्माण करेगा। बात समझ में आई? तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से तुमको डिफिनेशन में क्या लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें, है ना, पदार्थ के अणु परमाणु में टूट के और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, है ना, जिसमें पदार्थ के अणु टूट गए, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए? यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ, डिफिनेशन भी याद कर सकते हो। लिखा हुआ कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के विभिन्न गुण वाले अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। लिख देना कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी और से कुछ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लेते हैं कि हमने रासायनिक अभिक्रिया में हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझना, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना।
तो देखो जो भाग लेगा ना, भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलोगे? अभिकारक। तो यहाँ अभिकारक कौन कौन हो जाएगा बच्चों? अभिकारक हो जाएगा एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। आज जो बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे चीनी और पानी को मिलाओगे तो क्या बनेगा? शरबत। शरबत क्या हो गया? प्रतिफल। समझ में आया ना? तो उसी तरह कोई चीज़ को तुम लोगे तो लेने वाले पदार्थ को क्या बोलोगे? उसको बोलोगे तुम अभिकारक। आप बनने वाले पदार्थ को क्या बोलोगे? प्रतिफल। बात समझ में आई? चलो, यही था तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया में। आ जाओ, जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है। हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोरीन को अभिक्रिया कराया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना ना। बताओ, तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ बताओ अभिकारक कौन है, तो अभिकारक हाइड्रोजन और क्लोरीन है। प्रतिफल पूछता तो प्रतिफल कौन है, तो प्रतिफल हो गया आपका क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आया ना? चलो ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद है टॉपिक, और भी कुछ दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एक अभिकारक है और ये दोनों क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। समझ रहे ना? चलो ठीक है। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया में मैंने बोला कि कोई भी पदार्थ का अणु परमाणुओं में टूट के फिर से जुट के नए पदार्थ का निर्माण करता है ना? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु टूट के परमाणु बनते हैं और परमाणु फिर आपस में ही जुट के क्या बनते हैं? आपस में ही जुट के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये बात को ध्यान में रखना। क्या बोला? किसी भी जब भी रासायनिक अभिक्रिया तो कोई नया चीज़ नहीं आता है, उसी का परमाणु, उसी का एटम है ना, उसी का जो परमाणु होता है, ठीक है, आपस में क्या होता है? फिर से जुट के नए पदार्थ का निर्माण करता है। समझ रहे हो ना? चलो, तो यही रासायनिक अभिक्रिया की कार्यविधि है। चलिए, कोई भी कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कैसे पहचानो कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या बात निकलती है, क्या क्या निकलता है, तो हम लोग पता करते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया की मूल विशेषता है सबसे पहले गैस की उत्पत्ति। कोई भी अगर जैसे कहीं पे रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें देखते हैं जैसे हम लोग कोई रिएक्शन कोई अभिक्रिया कराते हैं तो जलने के बाद क्या देता है? गैस देता है ना? तो यही है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है। जैसे बहुत सारे चीज़ को, जैसे आपने लकड़ी जलाया, लकड़ी मतलब कार्बन को जलाया तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ये गैस मिला कि नहीं? तो वो गैस का तीर ऊपर की तरफ रखना। कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो ये गैस की उत्पत्ति हुआ कि नहीं? तो ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। ठीक है, तो ये बात को सर पहला पर पूछ सकता है कि विशेषता बताओ गैस की उत्पत्ति। दूसरा, अवक्षेप का बनना। सबसे पहले अवक्षेप क्या? देखो, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ, अवक्षेप क्या होता है? एक ठोस पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप विलयन में पृथक हो जाता है, विलयन से अलग हो जाता है। कोई भी ठोस पदार्थ विलयन से अलग हो जाएगा। समझ गए? जैसे कोई भी अभिक्रिया कराते हैं, पढ़ेंगे हम लोग इसकी अभिक्रिया को अच्छी तरह से। जैसे देखो, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पे सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि अवक्षेप क्या है? अवक्षेप एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अवक्षेप एक तरह से जो है एक ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ होता है जो जल में घुलनशील नहीं होता, जल में नहीं घुलता है। ठीक है, घुलनशील मतलब अघुलनशील ठोस पदार्थ को ही क्या बोलोगे? अवक्षेप बोलोगे। ठीक है, तो दूसरा अवक्षेप का भी बनना रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। तीसरा नंबर पॉइंट देखो, रंग परिवर्तन। बहुत सारा अभिक्रियाएं होती है जिसमें रंग परिवर्तन हो जाती है, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ में भी रंग परिवर्तन होता है। जैसे आपने देखे होंगे कि जब सिंपल आपके कपड़े पे
आपके कपड़े पे सब्जी गिर जाता है, हल्दी गिर जाती है, तो जब उस पर सरफ़ डालते हैं, सरफ़ से धोते हैं तो क्या होता है, पहले पीला रंग के होता है आपका सब्जी का कलर, ठीक है, रंग। तो उस पर जब हम लोग सर्फ लगाते हैं तो लाल हो जाता है, तो जैसे कलर चेंज हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें में आप देखते हैं कि रिएक्शन कराने के बाद कलर चेंज होता है। जैसे दूध से दही है, दूध से दही बनाते हैं तो उसमें भी कलर चेंज हो जाती है ना। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, रंग परिवर्तन। चौथा याद करना, ताप में परिवर्तन। बहुत ही ताप में मतलब कि जैसे कोई ठंडा हो जाएगा, कोई अभी रासायनिक अभिक्रिया करा में कोई ठंडा हो जाएगा, कोई गर्म हो जाएगा, मतलब उसमें किसी में हीट निकलने लगेगा, किसी में हीट क्या हो जाएगा, जरूरी पड़ेगा, ठंडा हो जाएगा, मतलब ठंडा हो गया मतलब हीट उसमें ले रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपने कभी देखा है कि घर में जब पुताई होती है तो चूना आता है पुताई करने के लिए, तो उसमें पानी डालते हैं तो उसमें से हीट निकलता है, तो टेम्परेचर, ताप बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, तो वह ताप में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। कोई ऐसा अभिक्रिया करवाते हैं जिसमें पदार्थ डालने से उसकी ताप गिर जाती है, तो इस तरह ताप परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। और यहाँ से 2 बात और ध्यान में रखना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो गया, जब ऊष्माक्षेपी है ना, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसे कोई हम रिएक्शन कराएं A+B और यहाँ C+ यहाँ पे निकला ऊर्जा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऊर्जा। तो देखो यहाँ पे है ना, रिएक्शन करते समय ऊर्जा निकलेगा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे चूना में जो अभी देखा मैं, जैसे मैंने चूना में हमने पानी डाला तो उसमें से हीट निकलने लगा, उष्मा निकलने लगा, तो इस तरह के उष्मा क्या बोलते हैं, क्षेपी बोलते हैं। उष्मा क्षेपी मतलब कि रिएक्शन में उष्मा निकलेगा, उत्पन्न होगा। और उष्मा क्षेपी किसे कहेंगे, जिसमें उष्मा, इसे रिएक्शन कराने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उष्मा देने पड़ेगा, हीट देने पड़ेगा। बहुत सारा जैसे कोई चीज़ ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए उष्मा दिया जाता है। जैसे कैल्शियम पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दोगे ना तब जाके टूटेगा, CaO+O CO2, हम बताएंगे इस तरह का टूटने वाला। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह के देख लिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में क्या अंतर है। ऊष्माक्षेपी में ही उष्मा उत्पन्न होगा और ऊष्माशोषी में उष्मा को देने पड़ेगा अभिक्रिया कराने के लिए। चलो 5वां नंबर है तुम्हारा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था तो परिवर्तन होता ही, जैसे कोई आपका द्रव होता है तो गैस बन जाता है, गैस रहता है तो क्या बोल देता है, सॉलिड, मतलब कि ठोस बन जाता है। अभी हमने देखा इस तरह बहुत सारा। तो ये 5 को विशेषता याद रखना है आपको। पहला क्या है, पहला आपको है गैस की उत्पत्ति, याद रखना है, पहला गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, ये देगा क्वेश्चन। दूसरा है आपका रंग में परिवर्तन, तीसरा, और चौथा में ताप परिवर्तन, और 5वां नंबर याद रखना है अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। ये है रासायनिक अभिक्रिया के गुण, ठीक है, इस तरह का। तो इस तरह बच्चे हम लोग देख लिए कि ऊपर में किसी भी एक विशेषता से आप पहचान कर सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। हमने 5 विशेषता बताया, 5 में से अगर कोई एक हो रहा है तो आप बोलेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, समझिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, बहुत ही आसान। तो देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जब उसको हम संकेत या सूत्र से लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया में संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह के हमने रासायनिक समीकरण पढ़ लिया। जैसे समझिए आप, मान लेते हैं कि आपका दिया हुआ है
कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पे हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया हो गया। अब इस अभिक्रिया को आप क्या करोगे, संकेत से या सूत्र से लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, तो देखो यही संकेत से लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का सी में संकेत लिख दिया H2, क्लोरीन का संकेत लिख दिया Cl2, फार्मूला कहो या संकेत कहो। तो बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो इसका भी फार्मूला लिख दिया। तो इस तरह के जब रिएक्शन में लिखा जाता है, मतलब H2 प्लस Cl2 डैश 2HCl, इस तरह का जब लिखा रहेगा ना बाबू, तो इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में जो भी अभिकारक होते हैं और प्रतिफल होते हैं, उसको हम जब संकेत या सूत्र से लिखते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ में आई। चलो अब यहाँ पे एक और दिया है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होते हैं, ये बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देना कि दायां होता है, इधर दायां हो गया और इधर क्या हो गया, एक तीर होता है, इधर बायां होता है। तो देखो जब भी आप लिखोगे रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे रासायनिक समीकरण जब लिखोगे, ठीक है, तो उसके में क्या होता है, अभिकारक को हमेशा दायां तरफ रखना है, इधर रखना है अभिकारक को, और प्रतिफल को क्या हो गया, बाएं तरफ रखना, तीर के बाद रखना है। ठीक है, उसके बाद करा है, ये दोनों समझ लिए। प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य चिन्ह, मान लेते हैं कि हमने एक से ज़्यादा अभिकारक लिया, जैसे A प्लस B, तो एक से ज़्यादा लेंगे तो सबको प्लस के साथ लिखेंगे, जितना भी रहेगा। C भी रहेगा तो C कर देंगे। और इधर भी प्रतिफल की तरफ अगर मान एक से ज़्यादा बन रहा है, जैसे C और D बन रहा है, चाहे E और D बन रहा है, देखो मान ले कि ऐसे ही बन रहा है, तो सबको हम क्या करते हैं, प्लस के साथ लिखते हैं, A प्लस B, C प्लस D, इस तरह का। हमेशा रासायनिक समीकरण में जब भी जितने भी आपका प्रतिफल, चाहे जितने भी अभिकारक हैं, तो अभिकारक को एक तरफ प्लस कर देंगे और जितने भी प्रतिफल बनेंगे ना, वो उसको क्या करें, तीर के बाद में सबको प्लस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। समझेंगे, प्लस का साइन देना है, जोड़ का साइन देना है, गुना का नहीं। चलो यही बात को समझना है आपको। उसके बाद यहाँ से कहता है कि जो तीर है ना, पूछता है क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे रासायनिक समीकरण में तीर क्या दिखाता है, तो तीर दिखाता है अभिक्रिया की दिशा। अभिक्रिया की दिशा मतलब यहाँ से A से B, मतलब A से अभिक्रिया, A से A अभिक्रिया हो गया तो B में बन गया, तो A से B अभिक्रिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। किसको संतुलित कहोगे, किसको असंतुलित कहोगे, कैसे पता चलेगा? तो देखो ये भी पूछ सकते कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया उसे कहेंगे समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दोनों तरफ, मतलब दायां और बायां पक्ष, जब परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए यहाँ पर देखो दायां तरफ क्या है, हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है और क्लोरीन भी 2 गो है। तो देखो यहाँ पे इधर भी देखो 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो 2 गो हाइड्रोजन 2 गो क्लोरीन भी हो गया। तो इस तरह के रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ समझिए हाइड्रोजन के गो है, 2 गो है दायां तरफ, ठीक है, और क्लोरीन भी 2 गो है, और यहाँ 2 लगा हुआ आएंगे, मतलब समझो कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये संतुलित कहलाया। ठीक है, समझ रहे हो। चलो, तो बाईं ओर और दाईं ओर दोनों का क्या होता है, किसी भी तत्व का परमाणु की संख्या बराबर होता है, उसको संतुलित कहते हैं। ठीक है, असंतुलित किसे कहेंगे, देखो असंतुलित में क्या होता है, जो असंतुलित समीकरण है वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, उसको
असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ से तुम लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। मैंने बोला कि ये सब लिखते जाना, पॉइंट को नोट करते जाना, ठीक है। एक पर पोस्ट करके वीडियो को रोक रोक के तुम लोग क्या करना है, उसको यहाँ पे बनाते जाना कि कौन कौन टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो संतुलित और असंतुलित में क्या करना है, संतुलित में दोनों तरफ तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होगा, उसको संतुलित कहेंगे, है ना। और असंतुलित में बराबर नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, दायां तरफ हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन के 2 गो है। लेकिन दाईं ओर की बात करते हैं तो दाईं ओर क्या हो गया, दाईं ओर तो मतलब कि RHS लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये 2 गो हो गया, 2 गो, देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, H2O मतलब हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन क्या है 2 है, I1 है, 2 1 है। तो देखो ये ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या जो है कि दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो इसलिए अगर एक भी तत्व का परमाणु बराबर नहीं हो तो बोले कि सर कि ये तो हाइड्रोजन का बराबर है। आप बोलते कि हाइड्रोजन तो दोनों तरफ 2 2 गो है तो हाइड्रोजन संतुलित है। तो नहीं, टोटल तत्व जो भी तत्व हैं अभिक्रिया में भाग लिए हुए हैं, सभी तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए, तब जाके संतुलित होगा। तो ये हो गया असंतुलित हो गया। तो यहाँ से टॉपिक तुमको जो स्टार्ट होता है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो संतुलित करना मतलब कि समान रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता, और ये तो जानवे करते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें न तो बाहर से कोई तत्व आता है, ठीक है, तो बस वही तत्वों का परमाणु क्या होता है आपस में फिर से जुट के नए पदार्थ बनते हैं, ये पता ही है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान देना है। तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस कैसे करते हैं, आइए देखिए। यहाँ पर विधि बता रहा है कि अनुमान द्वारा संतुलित विधि द्वारा करते हैं। कैसे, बहुत ही आसान है इसको बैलेंस करना, संतुलित करना। जैसे तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है MgHCl MgCl2H2 ये बनना है, इसको बैलेंस करना है। क्या दिया हुआ है, Mg प्लस HCl, ठीक है, बना रहा है MgCl2 प्लस H2, इसको बैलेंस करना है बाबू। देखो बैलेंस करना बहुत ही आसान है, अनुमान मेथड से क्या करना है, ऐसे लिख लेना दायां और बायां पक्ष, ठीक है, दायां और बायां पक्ष लिखा हुआ है। देखो मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे पहले तत्व बताओ कौन कौन है, एक मैग्नीशियम है, एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। देखो मैग्नीशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन तीनों लिख लिया। दायां तरफ गिन लो, इसका क्या हाइड्रोजन का एक गो है तो एक लिख लिया, ठीक है, हाइड्रोजन भी एक है और क्लोरीन भी एक है, लिख लिया। दाईं ओर देखो, दाईं ओर क्या है, दाईं ओर MgCl2 मैग्नीशियम एक गो है, क्लोरीन 2 गो है और हाइड्रोजन 2 गो है। तो देखो मैग्नीशियम तो संतुलित है, क्लोरीन और हाइड्रोजन संतुलित नहीं है, इसको भी दो गो चाहिए, ये भी 2 गो होना चाहिए। तो सब में 2 2 गुना कर देंगे तो बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक बैक हम लोग क्या लगा 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, ठीक है, 2 लगा दिए। तो 2 लगाने के बाद देखो क्या हो गया ये, तो ये अब इक्वेशन जो हो गया Mg प्लस 2HCl डैश MgCl2 प्लस H2। अब देखो यह समीकरण बैलेंस है कि नहीं, है कि नहीं। मैग्नीशियम एक हो गया, मैग्नीशियम एक हो गया, क्लोरीन 2 गो हो गया, यहाँ 2 गो हो गया और हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। और इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाना चाहते हो, कुछ नहीं लिखना, बिना लिखे हुए बनाना चाहते हो तो आराम से बना सकते हो। जैसे दिया हुआ है Mg प्लस HCl डैश MgCl2 प्लस H2 दिया हुआ है ना, तो कुछ नहीं करो। देखो मैग्नीशियम एक है, एक हो गया, क्लोरीन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ दोनों एक साथ है, तो एक साथ है तो इसके आगे क्या लगा दोगे, इसके आगे लगा दो तुम 2, हो गया बैलेंस। 2 लगाए तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, बहुत आसानी से बैलेंस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो और क्वेश्चन एक आध और बैलेंस करके तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हल्का पहले देखो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये देखो Fe2O Fe3O4H2, देखो यहाँ आयरन इधर 1 है और ये आयरन 3 है इधर, ठीक है। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इसको बैलेंस करना है तो आयरन क्या है 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 1 हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, सॉरी। इधर देखिए आयरन 3 गो है ना, तो कुछ नहीं करो, यहाँ पर पहले 3 लगा दो, तो 3 गो आयरन हो गया।
चलो ठीक है, बैलेंस। अब आयरन तो संतुलित हो गया। हाइड्रोजन देखो 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो सही है। ऑक्सीजन 4 गो है, तो ऑक्सीजन 4 गो है, तो तुम यहाँ क्या लगो, पहले ऑक्सीजन यहाँ 4 लगा दो। तो 4 लगाना, 4 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन ये वाटर के साथ ऑक्सीजन जो था हाइड्रोजन के साथ था, तो हाइड्रोजन भी बढ़ गया। अब हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, और इस साइड में हाइड्रोजन अलग है, तो हाइड्रोजन अलग है, तो इसमें भी क्या लगा, 4 लगा दिए, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो देखो एकदम आराम से बैलेंस हो गया। तो बैलेंस कैसे हो गया, तो यहाँ से सिंपल इसको लिख सकते हो। बैलेंस आपका यहाँ पे 3 लगा, यहाँ पे आपका 4 लगा, और यहाँ पर भी 4 लगा, हो गया बैलेंस। और बैलेंस करते समय ध्यान देना होगा कि जो मेन फार्मूला है ना बाबू, उसको कुछ नहीं चेंज करना, कुछ नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देना। मतलब समझो कि ये सॉलिड हो गया, कौन, ये समझो ना कि ये सॉलिड फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं। जब भी बैलेंस करने के लिए हम आगे 2 3 2 3 4 कुछ भी लगाना हो आगे लगाते हैं, ठीक है। ये भी फिक्स हो गया, ये भी वाटर फिक्स हो गया, ये भी फार्मूला फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, समझ गए। यही है संतुलित करने का मेथड, ठीक है। और एक और मैं संतुलित करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, एल्युमिनियम जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट और H2 है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो एल्युमिनियम कितना है, 2 गो, 1 गो इधर है, 2 गो है, तो यहाँ चुपचाप 2 लगा दो, 2 गो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। देखो सल्फेट SO4 डायरेक्ट चल रहा है, तो SO4 3 गो है, और यहाँ पे SO4 1 है, तो यहाँ पर 3 लगा दो, बस 3 लगा दे। तो 3 लगाने से इसमें हाइड्रोजन साथ में था, तो 3 दूनी 6 गो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 2 गो तो हाइड्रोजन है ही है, तो यहाँ भी 3 लगा दो, हो गया बैलेंस। कितना आसानी से बैलेंस हो गया, समझ गए ना। तो देखो कितना आसानी से इसका बैलेंस हमने कर लिया। क्या बैलेंस हो गया, नॉर्मली इसमें है क्या लगा बताओ। तो यहाँ पे लग गया तुमको 2 और यहाँ पे कितना लग गया 3, तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे भी 3 लग गया, ठीक है। तो आसानी से बैलेंस हो गया, समझ गए ना। तो हम लोग संतुलित करने के लिए भी देख लिया, बात समझ में आ गई। तो इस तरह के हम लोग संतुलित करने के लिए भी देख लिए। तो ये क्वेश्चन जरूर देता है आपको, 2-3 नंबर जरूर देगा, बोर्ड में देता है हर एक साल संतुलित करने के लिए। तो और भी क्वेश्चन जैसे ये सब क्वेश्चन दिया, ये सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है, संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही संतुलित करने तक ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में इसके आगे का पढ़ाई करेंगे। और तुम लोग को जो भी पढ़ाए हैं पुश करके वीडियो को थोड़ा नोट्स बना लेना, क्या क्या टॉपिक पढ़ाए हैं। इस तरह के हम लोग 5 से 6 7 पार्ट में कर के धीरे धीरे सारे पढ़ लेंगे। और हम लोग लास्ट में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो ये आपको वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल दिया होगा, बहुत ही फ़ायदा देगा जब आप इसको केयर से एक सावधानीपूर्वक इसको पढ़ेंगे तो। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं हो, जैसे तैसे आपका वीडियो चला जाएगा। तो इस तरह के हमारे चैनल पे पहले सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लो कि इस तरह का पढ़ाई है। एक बार समझ में आता है तो इसके बाद कमेंट करना कि किस तरह के आप लोगों को पढ़ाई लगा। और नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी ही डालूंगा, ठीक है। इस तरह हम बोर्ड की तैयारी करवा देंगे। थैंक यू।